उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी। तो 1881 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी और तब से हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ही आते हैं। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1921 को वो पूछेगा आपसे कि भाई किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको कहते हैं। तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। 1921 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष में एक जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता है जो कि ये बताता है किसी भी देश की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका एक ट्रेंड बताता है। तो जनांगीय संक्रमण के अंदर 3 स्टेजेस होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहले तो भारत पहली अवस्था में था, लेकिन इसके बाद 1921 में वो दूसरी अवस्था में आया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कौन से ईयर में भारत ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में पहले से दूसरे पायदान पे कदम रखा। 1921, सब कुछ 1921 है, ये बात ध्यान रखना, 1921। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, ये एक ऐसी बुक है जो उन बच्चों के लिए कह सकते हो मनूस है जिनको भैया रट्टाफिकेशन की जो है आदत नहीं है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वरदान है जिनको रट्टाफिकेशन की जो है आदत है। इस बुक से उन बच्चों को इतनी चिढ़न इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर लर्न करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, डेटा, इसमें आपको इतना ज़्यादा लर्न करना पड़ता है कि स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो आपको मैं जो है इस बुक के अंदर, जो आपकी ये भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की बुक है, आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इन सभी चैप्टर्स के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा इस चैप्टर के अंदर से बनता है, मैं आपको चैप्टर वाइज जो है सारा का सारा इम्पॉर्टेंट डेटा आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में हर चैप्टर वाइज जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आपको सारा का सारा एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम जब आप इस चैप्टर को पढ़े, आप अपना यूनिट टेस्ट दे रहे हो, प्री बोर्ड दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी आपके एग्ज़ाम में होता है, वहाँ पे आपको ये डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये वो डेटा है, वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड है। 1000 बार इनमें जो है क्वेश्चन आता है, यही रिपीटेड होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको लर्न करना है, उसके रिगार्डिंग हम जो है सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश उपनिवेश काल से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है कि जब अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों के शासन से पहले जब अंग्रेज़ों ने हम पे शासन नहीं किया था, तो भारत को जो है सोने की चिड़िया के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है जी, सबसे पहली बात। तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज भारत के अंदर जो है एंटर किस तरीके से हुए थे, ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको बहुत ही अच्छे से जो है लर्न कर लेना है। आपको ये ध्यान रखना है, एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं प्लासी की लड़ाई। क्या कहते हैं? प्लासी की लड़ाई जो है इसको कहते हैं। ये जो लड़ाई है, यह आपको डेट ध्यान रखनी है, ये जो लड़ाई है ये 23 जून 1757 में जो है हुई थी, और इसको प्लासी की लड़ाई इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लासी जो है वो एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो है ये युद्ध हुआ था, तो इस वजह से इसको प्लासी की लड़ाई के नाम से जो है जाना जाता है। तो प्लासी का अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि प्लासी का सबसे पहला युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो आपको डेट ध्यान रखनी है, 23 जून 1757 को ये जो है लड़ाई हुई थी। अब इस युद्ध के अंदर, इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर इस युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना थी, और दूसरी जो है
बंगाल के नवाब की सेना थी। इन दोनों सेना के बीच में युद्ध हुआ था। और यहाँ पे लीडर कौन थे, लीडरों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना की बात करते हैं तो उनके जो लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब उसकी उस सेना को कमांड कर रहे थे। उनके कमांडर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव थे। और जो बंगाल के नवाब की सेना थी जिनका नाम सिराजुद्दौला था, उसका जो नेतृत्व है वो मीर जाफ़र जो है ये कर रहे थे। इनका लीडर जो है बंगाल के नवाब की सेना का वो मीर जाफ़र कर रहे थे, इनके कमांडर मीर जाफ़र थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव जो है कर रहे थे। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, जब बंगाल के नवाब की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना की जब ये लड़ाई हुई 1757 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब की सेना को जो है हरा दिया था। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और यहीं से ही ये जो क्योंकि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को हरा दिया, अब बंगाल पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कह सकते हो अधिकार हो गया, नेतृत्व हो गया, प्रभुत्व हो गया। यहीं से ही ये कह सकते हो अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया। तो ये प्लासी की जो लड़ाई है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई अंग्रेज आखिर एंटर कैसे हुए इंडिया के अंदर। तो प्लासी की लड़ाई, ये जो युद्ध है, यहीं से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने तो व्यापार आई थी, लेकिन जब ये युद्ध हुआ यहाँ पे इसने बंगाल की सेना को हरा दिया, तो यहीं से ही इनका एंटर हुआ है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इनका टाइम पीरियड क्या है, तो ये कब हुई लड़ाई, 23 जून 1757, ठीक है। तो 23 जून 1757 ये हुआ। और हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। तो ये जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है ये, 190 साल। कितना टाइम पीरियड है, 190 साल ये इसका टाइम पीरियड है। इसको अप्रॉक्स 200 ईयर भी काउंट कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने हम पर कितने साल हुकूमत करी, वो है 200 साल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है कि भाई औपनिवेशिक शोषण का टाइम पीरियड जो है वो क्या था, तो 1757 से लेके 1947 जो है ये टाइम पीरियड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। भाई युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757। आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर डेट याद रखनी है, चाहो तो प्रॉपर डेट ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 से लेके 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। यही वो लड़ाई है जहाँ से अंग्रेजों ने एंटर किया, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं अंग्रेज एंटर कैसे हुए भारत के अंदर। तो ये डेटा आपको जो है ध्यान रखना है। तीसरी जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ये है कि निर्वाह फसलें किसे कहते हैं। निर्वाह फसलें वो फसलें होती हैं जो किसान, निर्वाह फसलें वो फसलें होती हैं जो किसान अपना जीवन जीने के लिए कह सकते हो। निर्वाह का मतलब क्या, जीवन व्यतीत फसलें कह सकते हो। तो गेहूं और चावल को निर्वाह फसलें कहते हैं। और व्यापारिक फसलें जो होती है, कमर्शियल क्रॉप्स, ये होती है नील की खेती, आपने सुना होगा, उसको जो है व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। ये फसलें वगैरह का जो है ये हमारा कृषि वाले चैप्टर के अंदर भी आएगा, तो वहाँ पे हम इसको जो है बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीवन निर्वाह कृषि किस चीज़ को कहते हैं। निर्वाह कृषि भी आ सकता है या जीवन निर्वाह कृषि भी आ सकता है, दोनों जो है ये एक ही चीज़ें हैं। तो जब किसान स्वयं के परिवार के उपभोग के लिए, जब किसान स्वयं के परिवार के उपभोग के लिए क्या करता है, अनाज उगाता है, तो उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब कि जब वो प्रोडक्शन जो है बाहर मार्केट में बेचने के पर्पज से नहीं, अपने स्वयं के उपभोग के लिए करता है, उगाया और खुद ही कंज्यूम कर लिया, उगाया और खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था या हमें जो है आज़ादी मिली थी। बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, वो तो सबको ही पता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। लेकिन अगर भाई यही क्वेश्चन पूछ लो कि देश का विभाजन कब हुआ था, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डाउट आ जाए कि यार विभाजन कब हुआ था। आज़ादी तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन की अगर बात पूछ ले, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है।
अब जब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब 15 अगस्त 1947 को अलग अलग हुए, तो वो विभाजन होने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से उद्योग हैं जिनका विभाजन पे बुरा प्रभाव पड़ा। अब भाई जब विभाजन हुआ तो कुछ जमीन पाकिस्तान के पास चली गई, कुछ बंगाल में चली गई, कुछ कहीं चली गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो जैसे सबसे पहले मैंने देखी क्या लिखा हुआ है, विभाजन का पटसन के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारा का सारा उपजाऊ क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के हिस्से में जो है चला गया। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, और किस किस पे बुरा प्रभाव पड़ा विभाजन का, कह रहा है देश के विभाजन का जूट और कपड़ा उद्योग पे बुरा प्रभाव पड़ा। ये जो दोनों हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चला गया पाकिस्तान के उसमें, कुछ चला गया बंगाल के उसमें, तो जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि भाई कौन कौन से वो उद्योग हैं जिनका विभाजन का बुरा प्रभाव पड़ा। तो जूट है, कपड़ा है, पाकिस्तान है, ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे जो है कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए कि उस टाइम पे कौन कौन सी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट, टाटा आयरन और स्टील कंपनी, इसकी जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसके अलावा कपड़ा मिले, चीनी मिले, ये भी कुछ आधुनिक उद्योग थे जो उस टाइम पे थे। लेकिन इसका एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिस्को के नाम से भी इसको जाना जाता है। जमशेदजी टाटा ने जो है इसको करा था 1907 में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वेज नहर जो है ये कब खोली गई थी और ये क्या है, किससे किसके बीच का रास्ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1869 में जो है स्वेज नहर जो है खोली गई थी। ये जो नहर है ये भारत और ब्रिटेन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था भाई स्वेज नहर किस किस देश के बीच का रास्ता है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच का एक सीधा मार्ग है स्वेज नहर। तो ब्रिटिश वालों ने अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए पहले उनको बहुत एक लंबा राउंड लगाना पड़ता था। आप चाहो तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसको स्वेज नहर के रिगार्डिंग, तो आपको पूरा मैप दिखा देगा कि पहले क्या था और फिर क्या हुआ। तो मैप पे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहले उनको पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जब से नहर खुली तो ये सीधा एक जो है मार्ग बन गया। अब उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आने लगी थी। तो ये डेट ध्यान रखनी है 1869, और किस किस के बीच का रास्ता है, भारत और ब्रिटेन के बीच का रास्ता है ये ध्यान रखनी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या ब्रिटिश शासनकाल के टाइम ये सारा डेटा, जन्म दर कितनी थी 48 प्रति हजार, मृत्यु दर कितनी थी 40 प्रति हजार, आईएमआर होता क्या है ये भी पूछ लेता है, और कितनी थी ये भी पूछ लेता है। वो सभी बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं वो आईएमआर के अंदर आते हैं, और ये थी 218 प्रति हजार। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितनी थी, ये है 32 वर्ष। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बंदा ऑन एन एवरेज जो है कितना जिएगा, वो है 32 वर्ष। साक्षरता दर कितनी थी, ये है 16%, मतलब कि वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं उसको साक्षरता दर कहते हैं। और अगर स्त्री की साक्षरता दर पूछ ले तो वो थी 7% स्त्री की। ओवरऑल कितनी है 16, जिसमें से अगर केवल फीमेल्स की निकाली जाए तो वो है 7। और ये है निरक्षरता। साक्षरता का मतलब जो पढ़ लिख सकते हैं, निरक्षरता का मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकते। अबे जब साक्षरता 16 है तो निरक्षरता कितनी होगी, टोटल 100 होती है, तो 100 में से 16 गए तो सिंपल सी बात है 84 ही बचेगा, और क्या बचेगा। तो बहुत बारी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है साक्षरता और वो पूछता है निरक्षरता, वो लिख देते हैं 16%। अब वो 16 जो है वो साक्षरता है, और निरक्षरता 84 है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी, तो 1881 में
सबसे पहली बार जनगणना हुई थी और तब से हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ही आते हैं। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1921 को वो पूछेगा आपसे कि भाई किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको कहते हैं। तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। 1921 क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष में एक जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता है जो कि ये बताता है किसी भी देश की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका एक ट्रेंड बताता है। तो जनांगीय संक्रमण के अंदर 3 स्टेजेस होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहले तो भारत पहली अवस्था में था, लेकिन इसके बाद 1921 में वो दूसरी अवस्था में आया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कौन से ईयर में भारत ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में पहले से दूसरे पायदान पे कदम रखा? 1921, सब कुछ 1921 है, ये बात ध्यान रखना, 1921। उसके बाद जो है वो आपको पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कितना कितना % काम कर रहे थे लोग। ठीक है, तो 72% भी इसको कह सकते हो, अगर MCQ में जैसा भी दिखे 72 या 72.7 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, द्वितीयक में 10%, 10.1 और तृतीयक में 17.2 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है कि भाई सबसे पहली जो ट्रेन है कब चली, कहाँ चली और कहाँ से कहाँ तक चली? तो 16 अप्रैल 1853, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चली थी, बॉम्बे से थाने चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी पे चली थी। ये डेटा आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, फिर वो आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश शासनकाल के टाइम में संदेशवाहन का मुख्य माध्यम डाक, तार, ये सब चीज़ें थी, ये ध्यान रखनी है। और सबसे हॉट क्वेश्चन जो है, आप ज़रा ध्यान से समझना है, आपको वो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे अंग्रेज़ों ने तो जो है कोई प्रयास नहीं किए थे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को मेज़र करने के। तो वो आपसे पूछेगा सबसे पहले किसने प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को मेज़र किया? तो दादा भाई नौरोजी उनका नाम है, जिन्होंने सबसे पहले 1876 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मेज़र करने का प्रयास किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो आपसे पूछेगा कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मेज़र करने के प्रयास किए थे। तो दादा भाई नौरोजी है, VKRV राव है, दो तो यही लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड VKRV राव है, दादा भाई नौरोजी है, फिडले है, और बुक में देख लीजिएगा बहुत सारे, दो तीन ही पूछता है। तो दादा भाई नौरोजी, VKRV राव एंड विलियम डिगबे है और फिडले है, कई सारे हैं, 4। लेकिन सबसे करेक्ट वो पूछेगा सबसे करेक्ट किसका था? सबसे करेक्ट जो है वो है VKRV राव का। तो VKRV राव के अकॉर्डिंगली आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि की जो दर है वो है 2% और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि की दर है वो है 0.5% के इतनी दर से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1947 में, अगर हम 1947 की बात करें तो उस टाइम पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी? वो थी 280 रुपये। ये सारा का सारा डेटा आपको जो है घोल के पी जाना है। ये मैंने एक पेज पे आपको सारा का सारा डेटा जो है वो लिख के बता दिया है। ये तो आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि इसके अंदर से रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, अभी आपके यूनिट टेस्ट होने हैं, मॉक टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो देख लीजिएगा आप, इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही सारा इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज लिख के आपको जो है दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।